हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज आपके सामने फिर से आ गए एक बहुत ही शानदार क्लास लेके, जिसमें एमसीक्यू सेशन रहेगा और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात करने वाले हैं। और इस सेशन में हम वही क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें रहने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी बार बार पूछे जाने की संभावना, उनकी बात हम डिटेल से यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया, हमने ऐड किया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा इसने क्या, चेस्ट कंप्रेशन एक सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड है, सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चेस्ट कंप्रेशन इन एन अनरेस्पॉन्सिव, देखो एक एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना होगा। यहाँ पे बोला अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम है, विक्टिम है, विल बी सपोर्ट स्टार्टेड, मतलब एक अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम है, पेशेंट है, क्लाइंट है, बोल सकते हैं। वो अनरेस्पॉन्सिव है, एक ही कंडीशन डाली। अब उसमें पूछा कि आगे हम क्या करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे। इसमें बोला, फर्स्ट पॉइंट इसने बोला कि आफ्टर गिविंग टू ब्रीथ टू विक्टिम, मीन्स इसको दो ब्रीथ देंगे, दो रेस्पिरेशन देंगे, टू रेस्पिरेशन के बाद में हम चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। देखते हैं, ये पॉइंट नहीं होगा। आफ्टर मेकिंग एन इमरजेंसी कॉल टू द एम्बुलेंस, ये भी नहीं होगा। आफ्टर चेकिंग कैरोटिड पल्स, देखो यहां पे पॉइंट मेंशन करने की कोशिश करना आप ही। आफ्टर चेकिंग कैरोटिड पल्स का मतलब रहा कि सर्कुलेशन को देखना है। देखो मैं 3 इंडिकेशन बता देता हूं आपका, सीपीआर के इंडिकेशन। किसी पेशेंट को सीपीआर देना है तो पेशेंट अनकॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। यदि अनकॉन्शियस पेशेंट नहीं है तो अनकॉन्शियस पेशेंट नहीं है तो उसको सीपीआर नहीं दे सकते। यदि कॉन्शियस पेशेंट है उसको सीपीआर नहीं देंगे। यदि वो कॉन्शियस पेशेंट होगा तो एयरवे को मेंटेन करेंगे, एयरवे को चेक करेंगे, सीपीआर की नीड नहीं होगी। तो अनरेस्पॉन्सिव है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा कि वो अनरेस्पॉन्सिव होना चाहिए, अनरेस्पॉन्सिव होना चाहिए। तीसरा यहां पे इंडिकेशन रहेगा उसका हार्ट और लंग्स, हार्ट एंड लंग्स फंक्शन उसके अब्सेंट होने चाहिए। ये 3 कंडीशन हमारे पास में रहेंगी तो उस पेशेंट को क्या दे सकते हैं, सीपीआर दे सकते हैं। यही पूछा कि एक अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम है, उसके क्या कर सकते हैं, आगे का जो प्रोसीजर है वो क्या कर सकते हैं, ये पूछा। तो आगे डायरेक्ट हम सीपीआर नहीं दे सकते, कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। कैरोटिड पल्स यदि अब्सेंट मिलती है, देखो यहाँ पे बोला एंड फाइंड द पल्स इज अब्सेंट, पल्स उसको अब्सेंट मिली। और कैरोटिड पल्स जब अडल्ट में सीपीआर देते हैं तो कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं। कैरोटिड पल्स इज सिचुएटेड या लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक, ये इन फ्रंट ऑफ नेक में प्रेजेंट होती है, बोल सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ नेक बोल सकते हैं, आगे की एंटीरियर बॉर्डर ऑफ नेक बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं बिटवीन द स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स बोल सकते हैं, बातें सभी एक की हैं। तो ये हम चेक करके चलेंगे और 5 to 10 सेकंड के लिए चेक करके चलेंगे। 5 to 10 सेकंड के लिए चेक करके चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। इसलिए चेक करते हैं 5 to 10 सेकंड के लिए, बिकॉज यदि ज्यादा देर के लिए कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है हमारी ब्रेन को, और ब्रेन की सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हाइपोक्सिक इंजरी हो जाएगी ब्रेन को, इसलिए इसको ज्यादा कंप्रेस नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पे लास्ट पॉइंट बोला एज सुन एज पॉसिबल, अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम को देखा और जैसे ही देखा उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको स्टार्ट कर दिया चेस्ट कंप्रेशन, ऐसा नहीं करते हैं। तो सी पॉइंट यहां पे अपना सही आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा कि एक पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, उसको हमने देखा, उसके बाद में हमने उसका क्या किया, कैरोटिड आर्टरी को चेक किया, पल्स को चेक किया, उसका कैरोटिड आर्टरी और पल्स हमारे को एब्सेंट मिला, देन हम स्टार्ट करेंगे सीपीआर। तो सी आंसर इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्ले कलर्ड स्टूल इज सजेस्टिव ऑफ, क्ले कलर का स्टूल होता है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें क्ले कलर स्टूल देखने को मिलता है। तो एक एक की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, ए पॉइंट है, अमेबिक डिसेंट्री में मिलता है। अमेबिक डिसेंट्री में तो हमें इतना जानना जरूरी है कि अमेबिक डिसेंट्री में म्यूकस विद ब्लड मिलता है, म्यूकस विद ब्लड मिलता है, उसको बोलेंगे अमेबिक डिसेंट्री में पाया जाता है। टाइफाइड, टाइफाइड में कौन सा होता है, टाइफाइड में बोल देना पी सूप स्टूल होता है, पी सूप स्टूल होता है किसमें, टाइफाइड में। तो ये दो कंडीशन तो नहीं होंगी।
तीसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लड आ सकता है स्टूल के साथ में, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हमारे पास एक पॉइंट बचा लास्ट में, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हमारा सही आंसर रहेगा, सही जवाब रहेगा। याद रहे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्ले कलर स्टूल देखने को मिलता है। तो एक पॉइंट देके अपन ने अमेबिक डिसेंट्री का पढ़ लिया, टाइफाइड में पी सूप स्टूल होता है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्ले कलर स्टूल होता है, मतलब 3 पॉइंट तो हमने देख लिए। कुछ और रिमेनिंग पॉइंट उनको हम यहीं पे मेंशन करना चाहेंगे। चौथा पॉइंट रहेगा एक कि फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी होता है, फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी, फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी जिसको बोलते हैं मीकोनियम, मीकोनियम बोलेंगे, और इस मीकोनियम का जो कलर रहेगा वो रहेगा ग्रीन कलर का। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसर्न रहेगा अपने लिए कि ग्रीन कलर का रहेगा मीकोनियम, जो फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ या 24 आवर्स में आफ्टर बर्थ। बच्चे का जन्म होने से 24 आवर्स में या 48 आवर 24 टू 48 आवर्स में हमारे को देखने को मिलता है, उसको बोलेंगे मीकोनियम। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 5th नंबर पॉइंट की। तो एक रहेगा चाकी व्हाइट स्टूल, चाकी व्हाइट स्टूल, चाकी व्हाइट स्टूल रहेगा, वो देखने को मिलता है बेरियम स्वेलो। किसी को बेरियम स्वेलो किया गया और बेरियम स्वेलो करने के बाद में देखा गया कि इसको स्टूल का कलर कौन सा रहा, चाकी व्हाइट। देन आगे बात करेंगे हम जेली लाइक स्टूल। तो जेली लाइक स्टूल किसमें होता है, जेली लाइक स्टूल की यदि बात करें तो जेली लाइक स्टूल होता है इनटू सप्सन में। इसमें होता है इनटू सप्सन में होता है, इनटू सेप्सन में मिलेगा। इनटू सप्सन क्या है तो बोल देना, इनटू सप्सन इज द टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन को हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन को हम बोल के चल रहे हैं क्या, इनटू सप्सन। यस। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि सर एक होता है रिबन लाइक स्टूल, रिबन लाइक स्टूल, रिबन लाइक स्टूल इज सीन इन हर्स्प्रंग डिजीज, हर्स्प्रंग डिजीज, हर्स्प्रंग डिजीज ये पीडियाट्रिक की डिजीज है जो कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है बच्चों में, तो उसको हर्स्प्रंग डिजीज बोला। और हर्स्प्रंग डिजीज में कौन सा स्टूल देखने को मिलेगा, अपीयरेंस वहां पे रहेगा कौन सा, रिबन लाइक स्टूल रहेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हिमेटोचेजिया। क्या, हिमेटोचेजिया, हिमेटोचेजिया का मतलब होता है फ्रेश ब्लड इन स्टूल, फ्रेश ब्लड, फ्रेश ब्लड इन स्टूल। यदि स्टूल के साथ में फ्रेश ब्लड आता है तो उस कंडीशन को हम हिमेटोचेजिया बोल के चलेंगे। देन आगे इसको फ्रेश ब्लड स्टूल आएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि सर लोअर जीआईटी की ब्लीडिंग है, लोअर जीआईटी का क्या है, ये लोअर जीआईटी का ब्लीडिंग है, इसलिए इसको हिमेटोचेजिया बोलेंगे और फ्रेश ब्लड आएगा। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं कि सर अपर जीआईटी में ब्लीडिंग होगी तो ओल्ड ब्लीडिंग होगी, तो हम ये बोल सकते हैं उसको टेरी ब्लैक कलर स्टूल आएगा। लेकिन फ्रेश ब्लड यदि स्टूल में आ रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या, फ्रेश ब्लड का मतलब लोअर जीआईटी से ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये रहेगा क्या, हिमेटोचेजिया। नेक्स्ट आएगा 9.9 नंबर का, क्या रहेगा, टेरी ब्लैक कलर स्टूल, टेरी ब्लैक कलर स्टूल, टेरी ब्लैक कलर स्टूल। टेरी ब्लैक कलर स्टूल में कैसा अपीयरेंस आएगा तो बोल देना सर कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, अपर जीआईटी ब्लीडिंग में देखने को मिलता है, अपर जीआईटी ब्लीडिंग में देखने को मिलता है क्या, टेरी ब्लैक कलर स्टूल। और एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी आती है मेलिना, मेलिना का सिंपल वर्ड ये होता है कि सर ब्लड परजेंट इन स्टूल, ब्लड परजेंट इन स्टूल, ब्लड परजेंट इन स्टूल। यदि स्टूल के साथ में ब्लड आता है तो उसको मेलिना बोल के चलते हैं। ये मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूल की बात की है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन, बहुत सारे डिजीज के अकॉर्डिंग स्टूल अलग अलग टाइप का हमें देखने को मिलता है, उन सभी स्टूल की हमने यहाँ पे बात की है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी पॉइंटों को हमने मेंशन किया और राइट आंसर की भी बात की कि क्ले कलर स्टूल सर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो होता है उसमें देखने को मिलता है, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर बेस्ट पोजीशन फॉर ए क्लाइंट इन हाइपोवोलेमिक शॉक, फोकस करना होगा एक पेशेंट को हो रहा है हाइपोवोलेमिक शॉक, मतलब बोल देना कि सर उसका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर उसका डिक्रीज हो गया। कंसेप्ट ये है ब्लड प्रेशर उसका डिक्रीज हुआ तो सिंपल सी बात है कि सर ब्रेन को, हमारे जो ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्रेन को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी ब्रेन को ब्लड सप्लाई तो क्या कोशिश करेंगे कि सर ब्रेन को हम थोड़ा सा क्या कर दें, थोड़ा सा डाउन कर दें, डाउन कर दें तो क्या होगा कि सर ब्रेन को इजीली ब्लड सप्लाई होगा और वहां पे क्या हो सकता है, उसका परफ्यूजन मेंटेन हो सकता है। तो ब्रेन को हम डाउन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात सर ब्रेन को हम हेड को बिलो करेंगे, हेड को बिलो करेंगे, हेड को बिलो करने से सर ग्रेविटी से क्या होगा, ब्लड आसानी से ब्रेन के पास में चला जाएगा और ब्रेन के पास में आसानी से ब्लड जाएगा तो बोल सकते हैं हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक है वो मेंटेन हो सकता है। तो क्या नीचे पोजीशन दे सकते हैं, ट्रेनलिंगबर्ग पोजीशन दे सकते हैं, फाउलर्स और लेटरल। सर फाउलर्स पोजीशन तो कभी नहीं देंगे क्योंकि इसमें तो हेड को एलिवेट कर दिया हमने और इसमें करना है डाउन, तो ये तो कभी नहीं होगा। लेटरल देने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा तो फायदा भी नहीं होने वाला है, तो हम ऐसा काम नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे सर, नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन देने से भी कोई फायदे वाली बात नहीं है, नीचे पोजीशन देने से भी कोई फायदे वाली बात है नहीं, तो ये भी हम नहीं करेंगे। फिर क्या कर सकते हैं सर, हम बात किए थे कि हेड को क्या कर देंगे, हेड को बिलो कर देंगे, हेड को बिलो कर देंगे तो सर एक ट्रेनलिंगबर्ग पोजीशन का नाम आता है, मतलब उसको ट्रेनलिंगबर्ग पोजीशन देके चलेंगे। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। सर ट्रेनलिंगबर्ग में क्या करते हैं, 45 डिग्री हेड को, 45 डिग्री एंगल हेड को क्या करते हैं, हेड को बिलो कर देते हैं, हेड को क्या कर देते हैं, बिलो कर देते हैं। तो बिलो कर देंगे तो ये रहेगा हमारा ट्रेनलिंगबर्ग पोजीशन, तो हेड बिलो रहेगा, सिंपल सी बात है हमारा हेड बिलो रहेगा 45 डिग्री एंगल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 45 डिग्री एंगल क्या रहेगा, बिलो रहेगा, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ब्रेन को इजीली सप्लाई जाएगी ब्लड की, ऑक्सीजन की, और इस्केमिक इंजरी, हाइपोक्सिक इंजरी ब्रेन को नहीं होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, सही आंसर रहने वाला है। अगला सवाल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। हाँ, ये आपके सामने बहुत ही अच्छा सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई कि हमने जो आजाद बैच नाम से एक बैच क्रिएट किया है, लॉन्च किया है बैच, जो इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें वो सभी मेंशन की चीजें किसको टारगेट करके, नॉरसेट, आरआरबी, डीएसएसबी, जो भी सेंट्रल लेवल की एग्जाम है उन सभी को टारगेट करके प्रीवियस क्वेश्चन को मेंशन करके, प्रीवियस क्वेश्चन को नजर में रखते हुए वो सभी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात 50% का डिस्काउंट रहेगा। जो कोर्स आपको मिलने वाला है 2199 में, वो मिलता है सिर्फ आपको 1100 रुपए में, मात्र 1100 रुपए में मिलेगा। मतलब कितना अच्छा ऑप्शन आ, कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। और उसके साथ में मिलना है आपको क्या, एनुअल टेस्ट सीरीज, पूरे साल के लिए आपको टेस्ट सीरीज और मिलने वाली है, और वो भी एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ में। और जो भी सिलेक्टेड पर्सन के द्वारा बनाई हुई, एम्स सिलेक्टेड पर्सन के द्वारा बनाई हुई नॉरसेट में वो स्ट्रेटेजी आपको मिलने वाली है। तो बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो आज ही आप डाउनलोड करें आर्यन नर्सिंग ऐप और वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को 2 गुना कर सकते हैं। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिफोर प्रोवाइडिंग एनजी फीड टू द क्लाइंट बोट ऑल आर द प्री प्रोसीजरल केयर ए नर्स नीड टू डू। मीन्स क्या है, इसमें एक एनजी ट्यूब के द्वारा पेशेंट को फीड दी जाएगी। एक पेशेंट को राइस ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब के द्वारा फीड देनी है, और फीड देनी है तो उस पेशेंट को प्री प्रोसीजर में, मतलब इससे पहले क्या करना है, नर्सिंग एक्शन क्या करना होगा यहाँ पे। तो क्या एक्शन नर्स कर सकती है, क्या सर यहाँ पे एक एक पॉइंट को देखें।
प्रोवाइड फाउलर्स पोजीशन, क्या उसको फाउलर्स पोजीशन दे सकते हैं क्या? कि सही बात रहेगी कि गलत रहेगी? टेक एब्डोमिनल गर्थ, क्या उसकी एब्डोमिनल गर्थ को मेजर करेंगे, क्या सही रहेगा? एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट, क्या एस्पिरेट करके चलेंगे? ऑल ऑफ दीज, सभी करके चलेंगे, क्या सही बात है क्या? सर एक एक के पीछे लॉजिक देखने की कोशिश करेंगे। फाउलर्स पोजीशन देने से क्या होगा? सर उसको फाउलर्स पोजीशन देने से क्या होगा, एक एक पॉइंट को यहां पे मेंशन करता हूं। सर फाउलर्स पोजीशन देने से होगा टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन। फाउलर्स पोजीशन देने से क्या होगा, जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं, जो भी फीड दे रहे हैं, उसको जाएगी स्टोमक में और वो नहीं जा सकती लंग्स में, तो क्या होगा, वहां पे उसको एस्पिरेशन से बचा सकते हैं, एस्पिरेटरी न्यूमोनिया से बचा सकते हैं। सो यहां पे ये हमारा रेशनल रहेगा। सर एब्डोमिनल गर्थ को मेजर करेंगे, एब्डोमिनल गर्थ को मेजर करेंगे, इससे क्या होगा, इससे टू नो द डाइजेशन स्टेटस, डाइजेशन स्टेटस का पता लग पाएगा कि सर डाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन का पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट, एस्पिरेट करके क्या कर पाएंगे, टू चेक रेजिडुअल वॉल्यूम, टू चेक की रेजिडुअल वॉल्यूम। सर रेजिडुअल वॉल्यूम को हम क्या चेक कर पाएंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक कर पाएंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम नॉर्मल कितनी होती है? सर नॉर्मल 100 to 120 होनी चाहिए। यदि इफ रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 120 देन होल्ड कर देंगे, किसको होल्ड कर देंगे, नेक्स्ट फीड को होल्ड कर देंगे, नेक्स्ट फीड को होल्ड कर देंगे। पहला कंसेप्ट तो ये निकला कि सर एस्पिरेट करके जो एस्पिरेट कंटेंट है उसका रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करेंगे, यदि वो 120 से 120 ml से ज्यादा है तो नेक्स्ट फीड को, आगे वाली फीड को होल्ड कर देंगे और उसको राइट लेटरल पोजीशन दे देंगे, जिससे अर्ली एम्पटी ऑफ स्टोमक हो जाएगा। क्योंकि राइट लेटरल पोजीशन देने से स्टोमक ऊपर की साइड में आ जाएगा, क्योंकि हमारा स्टोमक होता है लेफ्ट साइड में, और उसका अर्ली एम्पटी मतलब जल्दी खाली हो जाएगा, फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाएगा किसका, फूड कंटेंट का। तो क्या बात है, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर उसको राइट लेटरल पोजीशन दे देंगे, दूसरा उसकी रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक करेंगे, नेक्स्ट फीड को होल्ड कर देंगे इफ रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 120 ml। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। दूसरा कंसेप्ट ये है कि सर उसका एस्पिरेटरी जो कंटेंट होगा उसका क्या करने वाले हैं, उसका पीएच चेक करने वाले हैं। यदि उसका पीएच रहता है, सर इसे रेजिडुअल वॉल्यूम, इसका एस्पिरेट का क्या करेंगे, इसका पीएच चेक करेंगे। सर इसका पीएच 1.5 to 3.5 रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टोमक का पीएच होता है। इसका पीएच होता है, स्टोमक का होता है। स्टोमक का इसलिए होता है कि सर स्टोमक में HCl होता है, और सर ये HCl किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, पेराइटल सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। यस, तो ये पीएच कैसी होनी चाहिए सर, एसिडिक होनी चाहिए। एसिडिक यदि पीएच रहेगी, इसका मतलब हम समझ पाएंगे, यदि एसिडिक पीएच होगी तो हम समझ पाएंगे कि वो एनजी ट्यूब कहां पे, स्टोमक में है। यदि उसका एल्केलाइन पीएच होगा तो समझ पाएंगे कि वो एनजी ट्यूब कहां पे है, इंटेस्टाइन के अंदर है। बिकॉज इंटेस्टाइन का पीएच होता है एल्केलाइन, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCO3 बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट आयन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज से सिक्रेट होकर इंटेस्टाइन में आएगा बाय द हेल्प ऑफ ओडाई ऑफ स्पिंटर या बेटर ऑफ एम्पुला के द्वारा उसमें आ जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो, कंसेप्ट क्लियर रखो कि इंटेस्टाइन का पीएच हमेशा एल्केलाइन होता है। यस, तो यहां पे ये सारी कंडीशन देखते हैं, मतलब ये सभी कंडीशन ठीक है कि एनजिड फीड देने से पहले ये सब हमारे को देखना होगा। तो यहां पे डी ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यस, डी ऑप्शन यहां पे सही जवाब होने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल सभी केयरफुली रीड करके आंसर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन बेनेडिक्ट टेस्ट विच ऑफ द एंड कलर इंडिकेट्स absence ऑफ शुगर इन यूरिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर एक बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होता है, यहां पे लिखता हूं मैं,
एक की बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, और बेनेडिक्ट टेस्ट सर किसके लिए करते हैं? सर ये शुगर के लिए करते हैं। सर शुगर किस में देखने के लिए? शुगर यूरिन में कितनी शुगर है वो देखने के लिए करते हैं। ये बात तो होती है इतनी। सर यहाँ पे ये पूछा कि एंड कलर, जब हम उसमें केमिकल मिलाएंगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिलाएंगे, उसमें एंड कलर कौन सा मिलेगा यूरिन में? तो एंड कलर यदि रहता है कौन सा, एंड कलर कौन सा रहता है जिसमें अब्सेंस ऑफ शुगर मिलती है? तो पूरा सीक्वेंस में यहाँ पे बेनेडिक्ट टेस्ट पूरा बता देता हूं। शुरुआत में मैंने बोला बेनेडिक्ट एक टेस्ट होता है, वो यूरिन का टेस्ट किया जाता है, और यूरिन में क्या चेक किया जाता है? शुगर चेक की जाती है। वो शुगर कितनी परसेंट है? तो यहां पे बोलना चाहूंगा, यदि वहां पे ब्लू कलर रहता है, यदि ब्लू कलर रहता है तो बोल देना अब्सेंस ऑफ शुगर। क्या बोल सकते हैं? अब्सेंस ऑफ शुगर हम बोल सकते हैं। दूसरा बात रहेगा ग्रीन कलर, ग्रीन कलर विदाउट डिपोजिशन, विदाउट डिपोजिशन, तो उसमें रहता है 1% शुगर। ओके। तीसरा बात रहेगा यहां पे ग्रीन कलर, ग्रीन कलर विद येलो डिपोजिशन, विद येलो डिपोजिशन, उसमें रहेगा 2% शुगर, 2% शुगर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑरेंज कलर रहेगा, ऑरेंज कलर विदाउट डिपोजिशन, विदाउट डिपोजिशन, उसमें रहेगा कितना? 3% शुगर। और लास्ट पॉइंट रहेगा कौन सा? ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड कलर। यदि ब्रिक रेड कलर होता है तो कौन सा रहेगा? इसमें 5% शुगर रहेगा। मतलब बोल सकता हूं कि मैक्सिमम यहां पे क्या रहने वाला है? मैक्सिमम शुगर प्रेजेंट इन यूरिन, मैक्सिमम शुगर प्रेजेंट इन यूरिन। तो मैक्सिमम शुगर कब होता है? जब 5% होता है, और कलर उसका कौन सा रहेगा? ब्रिक रेड कलर रहेगा। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे, ये बेनेडिक्ट टेस्ट यदि करते हैं उसमें कलर रहेगा ब्रिक रेड कलर, तो मैक्सिमम 5% शुगर रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन ये पूछा कि अब्सेंस ऑफ शुगर रहेगा तो कौन सा कलर रहेगा? तो अब्सेंस ऑफ शुगर हमने पढ़ा, अब्सेंस ऑफ शुगर हमने पढ़ा, तो यहां पे बोला कि अब्सेंस ऑफ शुगर में कितना होता है? कौन सा कलर? ब्लू कलर। तो यहां पे आंसर, यहां पे ये भी तो पूछा अब्सेंस ऑफ शुगर, तो हमारा कौन सा? ब्लू। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। येलो में कितना रहेगा? येलो यहां पे कोई कलर नहीं है, ग्रीन है तो ये देख लो, ऑरेंज है तो ये परसेंटेज देख लो। मतलब डी ऑप्शन क्या रहेगा? सही जवाब रहने वाला है, डी ऑप्शन सही जवाब रहने वाला है। ये होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। Other name for genupectoral position, very very important question. Other name of genupectoral position, important question रहेगा। genupectoral position का दूसरा नाम होता है, एक तो होता है नी चेस्ट पोजीशन, एक तो होता है नी चेस्ट पोजीशन, और दूसरा नाम एक और होता है जिसको बोलते हैं, सर इसका और नाम क्या होता है? तो बोल देना मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। क्या? मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन भी बोला जाता है इसको। तो तीन नाम हो गए, जेनुपेक्टोरल पोजीशन, नीचेस पोजीशन और मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। तीनों नाम एक ही हैं, जिसमें पेशेंट क्या करता है? अपने चेस्ट को टच कर देता है फ्लोर के, और अपने नीज को 90 डिग्री एंगल पे फोल्ड कर देता है, फ्लेक्स कर देता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं नीचेस पोजीशन या जेनुपेक्टोरल पोजीशन या फिर मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। ये सभी बातें सेम ही रहेंगी तीनों। आगे बात करते हैं कि सर मुस्लिम प्रेयर पोजीशन का इंडिकेशन क्या है या यूज किसमें करते हैं? तो बोल देना इसका यूज होता है किसमें? लेमिनेक्टोमी में। किसमें होता है? लेमिनेक्टोमी में इसका यूज होता है। बेस्ट इसका एग्जाम्पल रहेगा ही, क्योंकि ये एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया? लेमिनेक्टोमी बोल दिया। यस, तो ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी आपकी। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जेनुपेक्टोरल पोजीशन का नाम क्या है? जेनुपेक्टोरल का नाम क्या है? मुस्लिम प्रेयर नीचेस। तो कहां पे बोल सकते हैं अपन?
लिथोटोमी, लिथोटोमी तो नहीं होगा, ट्रेनलेनबर्ग भी नहीं होगा, नी चेस्ट तो हमने पढ़ा, नी चेस्ट तो ये हमारा इसका दूसरा नाम हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और सिम्स पोजीशन ये भी नहीं रहेगा, तो हमारा बेस्ट आंसर क्या रहेगा? बेस्ट आंसर होने वाला है नी चेस्ट पोजीशन इज द अदर नेम फॉर जेनोपेक्टोरल पोजीशन। और यूज होता है कभी जब लेमिनेक्टोमी करते हैं। सर लेमिनेक्टोमी क्या होता है? सर किसी को यदि स्पाइनल कोड के ऊपर वर्टिब्रा का कंप्रेशन लग जाता है ज्यादा, उस कंडीशन में हम स्पाइनल कोड को तो हटा नहीं सकते, लेकिन हटा सकते हैं किसको? वर्टिब्रा को। तो वर्टिब्रा का एक छोटा सा पार्ट हटा देते हैं, मतलब एक लेमिना हटा देते हैं वर्टिब्रा का छोटा सा, उसको हम लेमिनेक्टोमी बोल के चलते हैं। वो कौन सी पोजीशन में कर सकते हैं लेमिनेक्टोमी? वो करते हैं नी चेस्ट पोजीशन में, या मुस्लिम प्रेयर या जेनोपेक्टोरल में कर सकते हैं। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? when helping a stroke patient nurse should assist। सर एक ही क्या है? पेशेंट स्ट्रोक का, पेशेंट किस चीज का है? स्ट्रोक का है, या तो स्ट्रोक बोल दो या फिर सीवीए बोल दो, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट बोल सकते हैं। दोनों बात एक ही है, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट बोल दो या फिर स्ट्रोक बोल दो। उस कंडीशन में क्या होगा सर? उस पेशेंट को क्या करनी है? आपको हेल्प करनी है या सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट कौन सी साइड में करोगे? तो सिंपल सा एग्जांपल है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता यहाँ पे रहेगी नहीं आपको। सिंपल सा पॉइंट ये बोलेंगे कि सर एक गरीब पर्सन है, कमजोर आदमी है, कम पैसे वाला आदमी है, तो उसको सपोर्ट करोगे या अमीर आदमी को सपोर्ट करोगे? मैं बोलूंगा कोई गरीब आदमी, कोई वीक पर्सन है, कोई कमजोर आदमी है, उसको सपोर्ट करेंगे। तो कमजोर आदमी है, वीक पर्सन है, उसको सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये बोल सकते हैं वीक साइड में सपोर्ट करेंगे। जहां पे वो चल सकता है कि राइट हैंड से, राइट पैर से चल सकता है, तो राइट साइड में सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लेफ्ट साइड में सपोर्ट करेंगे, मीन्स वीक साइड में सपोर्ट करेंगे। मतलब मेरा एग्जांपल क्या था कि सर कोई वीक पर्सन उसको सपोर्ट करो, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिसके पास खूब पैसे उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब एक क्या है कि एक स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसका लेफ्ट साइड वीक है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड वीक है तो उसको लेफ्ट साइड ही असिस्ट करना है, राइट साइड में उसको असिस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पे कौन सा आंसर हमारा बेस्ट आंसर रहेगा? फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से सपोर्ट करेंगे? नहीं, पीछे से सपोर्ट करना कोई उचित बात नहीं होगा। ऑन वीक साइड, यस, यही तो हमारा पॉइंट था कि उसको वीक साइड में क्या करेंगे? सपोर्ट करने वाले हैं। ऑन स्ट्रॉन्ग साइड, स्ट्रॉन्ग साइड में कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रॉम बैक, बैक से भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा कि वीक साइड से सपोर्ट करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन बर्थ इज विद इन। सर इसमें इतना ही पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, इतना ही याद करना अपने को कि एक पेशेंट, एक पर्सन है, उसका डेथ हो जाता है, या एक बच्चा छोटा होता है वो जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है या किसी ओल्ड पर्सन की डेथ होती है, दोनों का एक का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, एक का मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा, डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। वो कितने दिन में बन जाना चाहिए? तो 21 डेज की बात करके चलेंगे यहाँ पे। तो 21 डेज यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, ये हमारा सही जवाब रहेगा 21 डेज। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 10 डेज नहीं रहेगा, 14 डेज नहीं रहेगा, 7 डेज नहीं रहेगा। ठीक है, पहले यहाँ पे 7 डेज का बात था, बट इसको अपडेट करके 21 डेज आजकल कर दिया है, तो 21 डेज यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तैयारी का एक अच्छा समाधान हो सकता है। सभी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकती हैं, टेस्ट सीरीज से लेके आपको रिकॉर्डेड क्लास से लेके लाइव क्लास से लेके सभी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से बाई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन 1 पर्सन सीपीआर इज। यहाँ पे फिर से सीपीआर का क्वेश्चन आ गया है। सर सीपीआर क्या है? तो बोल देना सीपीआर की फुल फॉर्म होगी, सी की फुल फॉर्म होगी कार्डियो, कार्डियो, पी का मतलब यहां पे रहेगा पल्मोनरी, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, रिससिटेशन, ये रहेगा फुल फॉर्म किसका? सीपीआर का।
और सर सीपीआर जब देते हैं तो याद रखना 100 to 120 क्या करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन 1 मिनट में देते हैं, पर मिनट देते हैं। याद रहे सीपीआर यदि देना है तो 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन उसको देने चाहिए। तो यहाँ पे 100 से 120, 100 to 120 के आसपास कोई वैल्यू होगी। ये 80 to 100 कम हो जाएगा, ये भी बिल्कुल कम हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा कि उसको 120 to 140 दे सकते हैं। नॉर्मली गाइडलाइन ये कहती है कि 100 to 120 1 मिनट में कम से कम ये देना चाहिए, बट हम दे सकते हैं 120 to 140 चेस्ट कंप्रेशन 1 मिनट में दे सकते हैं। ये रहेगा हमारा चेस्ट कंप्रेशन का क्या नंबरिंग। तो ये हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो सकता है। सर सीपीआर कब दे सकते हैं ये मैंने बता दिया, पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव होना चाहिए, अनकॉन्शियस होना चाहिए और उसका हार्ट और लंग्स से फंक्शन अब्सेंट हो जाए, उस कंडीशन में स्टार्ट सीपीआर कर देते हैं। तो बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोरासेंटेसिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर। सर एक थोरासेंटेसिस करते हैं पेशेंट का, क्या करते हैं, थोरासेंटेसिस करते हैं, और थोरासेंटेसिस करते हैं तो ये ट्रीटमेंट किसका रहेगा। तो बोल देना कि सर थोरासेंटेसिस क्या है। थोरासेंटेसिस में एक सिरिंज लेते हैं, निडल लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे चेस्ट में क्या करते हैं, जो हमारा प्लूरल स्पेस है, प्लूरल कैविटी है, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ से फ्लूइड यदि ज्यादा हो रहा है तो उसको बाहर निकाल देंगे। यही क्या है, ये थोरासेंटेसिस है। तो मैं बोल सकता हूं to remove the fluid from pleural space या pleural cavity, प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी, यहां से फ्लूइड यदि ज्यादा हो गया है उस कंडीशन में निकाल सकते हैं। सर ज्यादा हो जाए उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मतलब मैक्सिमम हो जाए या ओवर हो जाए उस कंडीशन को हीमोथोरेक्स। सर यहां पे ब्लड का कलेक्शन ज्यादा हो गया है। एम्पाइमा, हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स मतलब वाटर का कलेक्शन ज्यादा हो गया है वहां पे। ऑल ऑफ दीज सर हर कंडीशन में हम काम में ले सकते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा कि सर हम इन कंडीशन में क्या कर सकते हैं, थोरासेंटेसिस कर सकते हैं। और लॉन्ग टाइम के लिए यदि फ्लूइड को बाहर निकालना है, एयर को बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम आईसीडी डाल सकते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज कर सकते हैं, चेस्ट ट्यूब डाल सकते हैं, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम लगा सकते हैं। सर थोरासेंटेसिस करने के लिए पोजीशन पेशेंट को कौन सी देनी है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। सर पोजीशन की बात आएगी तो बोल देना ऑर्थोपेनिक पोजीशन देंगे, ऑर्थोपेनिक की पोजीशन दे सकते हैं पेशेंट को। ये बेस्ट पोजीशन मानी जा सकती है थोरासेंटेसिस के दौरान। ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर इसी थोरासेंटेसिस में सर लोकेशन का बात ये है कि सर फ्लूइड को बाहर निकालना है, फ्लूइड को बाहर निकालना है तो 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस में हम क्या करेंगे, इंसर्ट करके चलेंगे निडल को। और यदि एयर बाहर निकालनी है, यदि ये तो है फ्लूइड को बाहर निकालेंगे, और यदि हमें एयर बाहर निकालनी है तो एयर के लिए क्या करेंगे, 2nd और 3rd इंटरकोस्टल स्पेस में डाल के चलेंगे क्या, निडल। तो ये रहेगा हमारा लोकेशन का बात। ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्योंकि यही पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर डी होगा कि ये सभी कंडीशन होंगी तो इन सब कंडीशन में थोरासेंटेसिस कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि सर ऑर्थोपेनिक पोजीशन क्या होती है। तो ऑर्थोपेनिक पोजीशन क्या, एक पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठा देंगे बेड के ऊपर, और ऊपर कार्डियक टेबल, ओवर बेड टेबल बोल सकते हैं या कार्डियक टेबल बोल सकते हैं। उस कार्डियक टेबल के ऊपर दोनों हाथों को रख देंगे, सपोर्ट कर देंगे, पेशेंट को लीन फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब आगे की तरफ झुका देंगे। यही रहेगा क्या, उसका ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। द ट्यूब इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रेक्टम ऑफ पेशेंट टू रिलीव गैस इज नॉन एच। सर एक ट्यूब डालनी है किसी पेशेंट को, और ट्यूब कहां पे डालनी है, रेक्टम में डालनी है, और वहां से क्या गैस को बाहर निकालना है, मतलब गैस को हम फ्लैचुलेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
फ्लैचुलेंस को बाहर निकालना है, टू रिमूव फ्लैचुलेंस या गैस, तो एक ट्यूब डालनी है, रेक्टल ट्यूब डालनी है। तो वहां पे उस ट्यूब का नाम क्या है? तो सिंपल सी बात यही है, नाम दिया हुआ है सर एनजी ट्यूब, तो नोज से डालते हैं और स्टोमक तक जाती है, तो ये तो हम नहीं डालते हैं, ये तो गलत ऑप्शन है। फोलिज केथ, ये तो सर यूरिथ्रा से इंसर्ट करते हैं। पैग ट्यूब होती है वो एंटीरियर एब्डोमिनल दीवार से करते हैं, वॉल से करते हैं, तो रेक्टल ट्यूब यहां पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, ए ऑप्शन सही जवाब रहेगा कि सर रेक्टल ट्यूब डालेंगे, रेक्टम के थ्रू और एयर को बाहर निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला फ्लैचुलेंस को बाहर निकाल सकते हैं, टू रिमूव द फ्लैचुलेंस। स्टिफनेस अकर इन द बॉडी आफ्टर डेथ इज नोन एज, यदि डेथ के बाद में किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उसके बाद में स्टिफनेस आ जाता है, क्या आ जाता है? स्टिफनेस इन मसल्स, इन मसल्स आफ्टर डेथ, मैं यहां पे लिख देता हूं आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, ये सभी बातें होंगी वो आफ्टर डेथ की होंगी। तो आफ्टर डेथ यदि स्टिफनेस आ जाता है, उस कंडीशन को हमेशा बोल के चलते हैं राइगर मोर्टिस। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? राइगर मोर्टिस बोलेंगे। यदि डिस्कलरेशन ऑफ स्किन आफ्टर डेथ, उसको बोल के चलेंगे क्या? उसको बोल के चलेंगे लेवर मोर्टिस, लेवर मोर्टिस, लेवर मोर्टिस बोलेंगे। एक होता है डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ यदि टेम्परेचर बॉडी का डिक्रीज हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोल के चलेंगे अल्गर मोर्टिस, अल्गर मोर्टिस। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में यही पूछी जाती हैं, तो याद रखना कि सर अल्गर मोर्टिस क्या होता है, मैंने लिख दिया टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है, उसको अल्गर मोर्टिस बोलेंगे। लेवर मोर्टिस सर इसमें कलर चेंज हो जाता है स्किन का, और राइगर मोर्टिस इसमें स्टिफनेस आ जाती है मसल्स में, स्टिफनेस। यस, तो यहां पे क्या बोला कि आफ्टर डेथ ही क्या हो जाता है? स्टिफनेस मसल्स में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं क्या? राइगर मोर्टिस। तो यहां पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ये रहेगा स्टिफनेस की बात। सर स्टिफनेस कब आ जाती है? तो बोल देना 4 to 6 आवर के बाद में आ जाती है, डेथ होने के बाद 4 to 6 आवर के बाद में आ जाती है। और वो सबसे फर्स्ट यदि स्टिफनेस देखने को मिलती है तो बोल देना सर जो मैंडिबल है, मैंडिबल है या फिर जा है जबड़ा है, वहां पे सबसे फर्स्ट देखने को मिलती है क्या? स्टिफनेस मसल्स में। तो ये रहेगा हमारा बेस्ट ऑप्शन राइगर मोर्टिस। ओके, दो तीन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड थी, मैंने आपके सामने रख दी है, इंपॉर्टेंट रहेंगी ये। आगे बात करते हैं कंजेनाइटल absence और क्लोजर ऑफ ए नॉर्मल बॉडी ओरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड। इसने ये बोला, ये कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं पीडिया में ज्यादातर आपको पढ़ने को मिलता है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी। क्या? कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी में ज्यादा देखने को मिलता है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी में ज्यादा देखने को मिलेगा। कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी में ये बोला कि सर एक ओरिफिस है वो क्या हो गया? बिल्कुल क्लोजर हो गया, क्लोजर ऑफ ओरिफिस, कोई भी ओरिफिस है बिल्कुल क्लोज है, वो ओपन नहीं है, तो उस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं? फिस्टुला बोल सकते हैं। फिस्टुला नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये तो क्या है सर? अबनॉर्मल ओपनिंग, अबनॉर्मल ओपनिंग है बिटवीन टू ऑर्गन टू कैविटी, इसको फिस्टुला बोलेंगे, तो ये पॉइंट तो नहीं होगा। एट्रेसिया, एट्रेसिया क्या होता है? कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट क्लोजर या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये पॉइंट हमारा सही ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हर्निया क्या होगा? तो बोल देना सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गन मतलब एक ऑर्गन अपनी जगह को छोड़ देता है और दूसरी जगह पे चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हर्निया बोलते हैं।
जैसा कि एक एग्जांपल दूं, हो सकता है किसी को अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है। दूसरा यदि बात करें तो बोल सकते हैं किसी पेशेंट को इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है। इंग्वाइनल हर्निया इज द मोस्ट कॉमन हर्निया प्रेजेंट इन ए मेल पर्सन। ये मेल में मोस्ट कॉमन होता है, मेल पर्सन में ये मोस्ट कॉमन हर्निया प्रेजेंट होता है। इसको इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है? इंग्वाइनल जो फोल्ड होता है, जो हमारा एंटीरियर इलियक स्पाइन होता है और सुप्राप्यूबिक या फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस बोल सकते हैं। सिम्फाइसिस प्यूबिस और एंटीरियर इलियक स्पाइन के बीच में एक इलियक इंग्वाइनल फोसा होता है, इंग्वाइनल फोल्ड होता है, एक कैनाल होती है, और वहां से क्या होता है, जो इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं वहां से बाहर की ओर निकल जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को इंग्वाइनल हर्निया बोल के चलते हैं। यस, तो ये रहेगा स्टेनोसिस, इसमें रहेगा पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे? स्टेनोसिस बोल के चलेंगे। तो यहां पे तो कंप्लीट क्लोजर बोला ना, तो कंप्लीट क्लोजर बोल दिया, बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल खुला नहीं है। तो कंप्लीट क्लोजर को क्या बोलेंगे? एट्रेसिया बोल के चलेंगे। तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो नॉट मी मतलब यहां पे डिनाई कोई वर्ड है, डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है। वो कोई कहे कि आपको काम करना है तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं, नॉट नॉट नॉट, मतलब नहीं नहीं नहीं, मतलब ये डिनाई वर्ड है। डिनाई का मतलब डिफेंस मैकेनिज्म डिनाई वाली है। तो यहां पे आगे पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ द पेशेंट इज सीन इन विच स्टेज ऑफ डेथ? टर्मिनल पेशेंट। सिंपल सी बात है कि सर डिनाई स्टेज है, यहां पे मना कर रहा है, डिनाइल है, मना कर रहा है, ये कौन सी स्टेजेज में देखने को मिलता है? तो मैं बोलूंगा कि सर ये ग्रीफ स्टेजेज में देखने को मिलती हैं। ये ग्रीफ स्टेजेज में देखने को मिलती हैं। ये सर ग्रीफ स्टेजेज किसने दी थी? तो बोल देना कोबलर रोस ने दी थी। कुबलर रोस ने ये स्टेजेज दी थी। कौन सी? ग्रिफ स्टेजेज। तो कुबलर रोस ने बताया था कि सर इसको हम डाबडा बोल सकते हैं, डाबडा बोल सकते हैं। ये डाबडा, ये कुबलर रोस की ग्रिफ स्टेजेज हैं। एक दुख के समय ये स्टेजेज पैदा होती हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूं आपको कि हमारा कोई रिलेटिव है या फैमिली मेंबर है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू सेटिंग में एडमिट है, और आईसीयू सेटिंग में एडमिट है तो हो सकता है कुछ मिस हैपनिंग उसके साथ हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। उस कंडीशन में डॉक्टर आएगा आईसीयू से बाहर और अपने को समझाएगा। वो बोलेगा कि आपके मरीज की स्थिति गंभीर है, आपको पहले से बता रखा है, पहले से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, अभी जस्ट आपके मरीज की और ज्यादा हालत खराब है, अभी हमने काफी प्रयास किया, काफी मेडिसिन दी, लेकिन स्थिति काबू में नहीं है, अभी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मतलब ये हो रहा है कि अभी स्थिति इतनी खराब है कि उसको बचाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा वहां पे वो एक्सप्लेन करेगा। मतलब वो पेशेंट अंदर डेथ हो चुकी उस पर्सन की, लेकिन फिर भी हमें एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि वो उसका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, वो इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। इसके अलावा वो एक्सप्लेन करेगा तो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हो सकता है। उस कंडीशन में वो बोलेगा चलो मैं 10 मिनट और 10 मिनट दीजिए, मैं प्रयास करता हूं, हमारे डॉक्टर और साथ में प्रयास कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, महंगी महंगी दवा दे रहे हैं, और फिर भी कुछ होता है तो मैं अभी 10 मिनट में बताता हूं। वो 10 मिनट बाद में बाहर आता है और बोलता है कि हमने काफी प्रयास किया, आपको बता भी दिया, काफी स्थिति क्रिटिकल है, लेकिन वो नहीं रह पाए। मतलब इस कंडीशन में जो कंडीशन वहां पे स्थिति पैदा होती है उसको ग्रिफ स्टेजेज बोलते हैं। हमारे साथ वो ग्रिफ स्टेजेज पैदा हो चुकी है। उसमें क्या रहेगा, सुनना ध्यान से। सबसे फर्स्ट डिनाई करेंगे हम, क्या करेंगे? डिनाई करेंगे, मना करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पेशेंट के साथ में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये डिनाई वर्ड आएगा। डिनाई करके हम क्या करेंगे? उससे बार्गेनिंग करेंगे, उससे गुस्सा करेंगे, एंगर हो जाएंगे। देखो सबसे फर्स्ट डी का मतलब यहां पे डिनायल होगा, डी का मतलब यहां पे डिनायल होगा।
डिनायल के बाद में दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट है एंगर। उसके साथ में गुस्सा करेंगे, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, सही मेडिकेशन नहीं लगाई, मतलब उसके साथ क्या करेंगे? बार्गेनिंग करेंगे, उसके साथ में बार्गेनिंग करेंगे। फोर्थ पॉइंट रहेगा, फिर हम बार्गेनिंग करके उससे लड़ाई झगड़ा करके थक के बैठ जाएंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन में जाके लास्ट में कॉर्नर में बैठ के, और कॉर्नर में बैठ के अब आधे घंटे बाद में उठेंगे, होश आएगा। होश आएगा तो सोचेंगे भाई जो होना था वो हो गया, अब क्या करना है? अब तो अपनी डेड बॉडी को लीजिए और जो भी अंतिम जो उसका प्रोसीजर होता है वो करिए, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो लास्ट वाला रहेगा एक्सेप्टेंस प्रोसेस। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट रहेंगे किसमें? डाबडा मतलब ग्रीफ स्टेजेस जो कुबलर रोस ने दी थी। तो यहाँ पे डिनाई नोट मी, मतलब यहाँ पे डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं। नोट मी का मतलब होता है, नोट मी का मतलब नहीं नहीं, मतलब डिनाई कर रहा है। ये सभी कुबलर रोस की स्टेजेज हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन में एक मीन्स दे रहा है और जो प्रोसेस समझा रखा है, मतलब ये डिनाई की प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैलेटिव सर्जरी इज डन। पैलेटिव सर्जरी क्यों की जाती है? मैं पैलेटिव का मीन्स समझाता हूं पहले तो आपको। पैलेटिव का मतलब होता है, एक तो पैलेटिव केयर होती है और दूसरी एक पैलेटिव सर्जरी होती है। दोनों का मीन्स समझो। सर पैलेटिव जो वर्ड होता है इसमें सिम्टोमेटिक केयर दी जाती है, पेशेंट को सिम्टोमेटिक केयर दी जाती है, या फिर मैं बोल दूं सपोर्टिव केयर दी जाती है। सपोर्टिव केयर दी जाती है, या फिर मैं बोल दूं कि सर सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए दी जाती है। और ये किसको दी जाती है? टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ओल्ड एज है, ओल्ड एज में क्या होता है? ओल्ड एज में कोई बीमारी को ठीक तो कर नहीं सकते, क्योर तो कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? उसके सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं, थोड़ा रिलीव कर सकते हैं। तो ये कंडीशन रहेगी क्या कि सर उसके सिम्टम्स की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं सर्जरी करके या उसकी केयर करके। उसको दर्द हो रहा है तो दर्द को कम कर दो, उसको एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, उसके फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक दे सकते हैं। तो ऐसा हम वहां पे मैनेजमेंट करके चलेंगे। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट बोल सकते हैं उसको, या फिर सपोर्टिव मैनेजमेंट बोल सकते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स को रिलीव करना वो बोल सकते हैं। तो क्या वहां पे ऑप्शन रहेगा? तो ऑप्शन यहां पे क्या? टू इंप्रूव सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं हो सकता। टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स, तो यही तो बात की थी हमने कि सिम्टम्स की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। टू कंफर्म डायग्नोसिस, अरे ओल्ड एज में बुढ़ापा है, टर्मिनली इन कैंसर पेशेंट है, उस कंडीशन में डायग्नोसिस करके डिजीज को फाइंड आउट करके कौन सा तीर मार लेंगे बड़ा? कोई तीर वहां पे मरने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे? डायग्नोसिस वहां पे कंफर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू रिमूव द डिजीज, रिमूव कभी भी डिजीज रिमूव नहीं की जा सकती है। ओल्ड एज में डिजीज रिमूव नहीं होगी, वो तो कब हो सकती है? जब यूथ अवस्था हो, उस कंडीशन में हो सकती है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है the correct method to collect urine sample for culture from urinary collecting system is। एक पेशेंट का कल्चर का सैंपल लेना है, और कल्चर का सैंपल लेना है, वो लेना है यूरिन का, यूरिन का कल्चर का सैंपल लेना है। तो यूरिन का कल्चर का सैंपल लेंगे तो कहां से ले सकते हैं? कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर विद निडल एस्पिरेशन, एम्पटी यूरिन फ्रॉम बैग, एनी ऑफ द अबाउ। एनी ऑफ द अबाउ तो नहीं हो सकता, इसी से भी तो नहीं ले सकते सर। एम्पटी यूरिन फ्रॉम बैग ये यदि लेना है तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कर सकते हैं, यहां से माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कर सकते हैं, कभी भी कल्चर टेस्ट नहीं कर सकते। विद निडल एस्पिरेशन, यस ये हमारा सही पॉइंट रहेगा कि सर हम क्या करेंगे? हम एक सिरिंज लेंगे, निडल लेंगे और डायरेक्ट जो सुप्रा प्यूबिक रहेगा, सुप्रा प्यूबिक डायरेक्ट अंदर इंसर्ट करेंगे नीडल को, और हमारे यूरिनरी ब्लेडर से डायरेक्ट यूरिन निकाल लेंगे। ये रहेगा हमारा कौन सा? सुप्रा प्यूबिक मेथड, मतलब नीडल एस्पिरेशन मेथड। ये रहेगा कल्चर टेस्ट के लिए।
कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर, कैथेटर सर इससे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कर सकते हैं, नॉट कि यहाँ पे कल्चर टेस्ट कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक कर सकते हैं ओनली। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हमारा होने वाला है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है? यस, presence of fresh blood in the stool is known as, presence of fresh blood in stool is known as। सर यदि स्टूल में फ्रेश ब्लड रहेगा, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि फ्रेश ब्लड इन स्टूल, फ्रेश ब्लड इन स्टूल, इसका मतलब समझ जाना फ्रेश ब्लड कब आ सकता है, जब क्या हो, लोअर जीआईटी ब्लीडिंग हो, क्या हो, लोअर जीआईटी ब्लीडिंग हो, उस कंडीशन में क्या होता है, लोअर जीआईटी ब्लीडिंग होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, फ्रेश ब्लड आएगा। और उस कंडीशन को हमने क्या बोला था कि सर इस कंडीशन को हमेशा हीमेटोचेजिया बोल के चलते हैं, हीमेटोचेजिया बोल के चलेंगे। तो यहाँ पे हीमेटोचेजिया कहाँ पे है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, हीमेटोचेजिया फ्रेश ब्लड इन स्टूल। मेलिना क्या रहेगा, ओनली, फ्रेश नहीं आएगा, ओल्ड नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, ब्लड प्रेजेंट इन स्टूल, ब्लड प्रेजेंट इन स्टूल ओनली, फ्रेश नहीं आएगा, ओल्ड नहीं आएगा, ओनली बोले कि ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है तो बोल देना मेलिना बोलते हैं उसको। हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है ब्लड प्रेजेंट इन स्पुटम, ब्लड प्रेजेंट इन स्पुटम, इसको बोल के चलेंगे क्या, हिमोप्टाइसिस। हिमेचूरिया, इसको बोल देना कि सर ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, इसको बोलेंगे हिमेचूरिया। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, हिमेटोचेजिया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेश ब्लड इन स्टूल इज नोन एज हिमेटोचेजिया, क्या रहेगा, हिमेटोचेजिया बोल के चलेंगे। तो सो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, among the following the factor that contribute to the pressure ulcer। सर किसी को बेड शोर होते हैं, किसी को बेड शोर होते हैं, बेड शोर को हमने प्रेशर शोर बोला, प्रेशर शोर भी बोल सकते हैं, प्रेशर शोर बोल सकते हैं इसको, या प्रेशर अल्सर बोल सकते हैं इसको, या डेकुबाइटिस अल्सर बोल सकते हैं इसको, डेकुबाइटिस अल्सर बोल सकते हैं इसको। इन कंडीशन में इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा है, कारण कौन सा हो सकता है, एडिमा हो सकता है, एडिमा से कभी नहीं होगा, क्रोनिक डिजीज, शियरिंग फोर्स, माल न्यूट्रिशन। सर सभी रिस्क, ये भी रिस्क फैक्टर है, माल न्यूट्रिशन भी, सर ये क्रोनिक डिजीज भी रिस्क फैक्टर है, और एडिमा भी क्या है, रिस्क फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा है जिसकी वजह से हो सकता है, तो बोल देना शियरिंग फोर्स इज द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। याद रखना, कभी भी कारण पूछे आपको बेड शोर का, बता देना प्रेशर हो सकता है, सीरिंग हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, सीरिंग हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, चार कारण होंगे। तो बोल देना पहला रहेगा प्रेशर कारण में, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में, दूसरा रहेगा सीरिंग, तीसरा रहेगा मॉइस्चर, और चौथा रहेगा फ्रिक्शन, चौथा रहेगा क्या, फ्रिक्शन रहेगा। ये चार रहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कोज या कारण, मोस्ट इंपोर्टेंट कोज रहेंगे या कारण रहेंगे या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बोल सकते हैं। इसकी वजह से बेड शोर हो सकता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई होने की वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी, वहां पे लोकलाइज अल्सरेशन होके बेड शोर को वहां पे जन्म दे देगा, उसको हम बोलेंगे बेड शोर। तो इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर यहां से उठाया 2 नंबर सीयरिंग। सर सीयरिंग क्या है, तो सीयरिंग का भी हम बात कर लेते हैं। सर ये अपोजिट प्रेशर ऑन स्किन, अपोजिट प्रेशर ऑन स्किन,
ये अपोजिट प्रेशर स्किन के ऊपर आएगा तो उसको शीयरिंग फोर्स बोलेंगे। सर सबसे ज्यादा ये फोर्स शीयरिंग फोर्स कब होता है, तो बोल देना सिटिंग पोजीशन में शीयरिंग फोर्स सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। या आपकी बुक में क्वेश्चन भी मिलेगा, सर शीयरिंग फोर्स को कम करने के लिए क्या करेंगे, इसके हेड को डाउन कर देंगे या सुपाइन पोजीशन दे देंगे। सुपाइन पोजीशन देने से शीयरिंग फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप लंबे टाइम से बैठे हो चेयर पे और चेयर पे बैठे हो तो चेयर भी नीचे से प्रेशर लगा रही है आपके सैक्रम के ऊपर, और ऊपर से आप प्रेशर लगा रहे हो सैक्रम के यहाँ पे अपने जो लास्ट पार्ट रहता है रिब्स का या सैक्रम वाला पार्ट है, हिप्स वाला पार्ट है, यहाँ पे दर्द होने लग जाता है। और ऐसा होता है कि लॉन्ग टाइम बैठे रहेंगे तो स्किन रेड रेड हो जाएगी, अल्सर को कोज कर सकती है। मतलब वो होता है शीयरिंग फोर्स, मतलब नीचे से चेयर भी आपके ऊपर प्रेशर जनरेट कर रही है, उसको शीयरिंग फोर्स बोलेंगे। सर शीयरिंग फोर्स कैसे कम हो सकता है, तो बोल देना कि सर उसको हेड को बिलो कर देंगे या सुपाइन पोजीशन में ले लेंगे तो शीयरिंग फोर्स कम हो सकता है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आज की क्लास के ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्लास को देते हैं यही विराम, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना, सुचारू रूप से रखना, क्योंकि वैकेंसीज खूब आने वाली हैं। वैकेंसीज की कोई कमी नहीं है, भरमार है पूरी। नॉरसेट है, उसके बाद में आरआर भी है, उसके बाद में डीएसएस भी है, और भी बहुत सारी एग्जाम है जो आ रही है कंटिन्यू। तो वैकेंसीज की कोई चिंता वाली बात नहीं है। कमी रहेगी तो अपनी रहेगी, कमी रहेगी तो अपनी रहेगी कभी भी। तो याद रखना, बोल देना अपनी माँ को कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, मैं पूरा करके जरूर दिखाऊंगा। तो आपको वो सपना, अपने माँ बाप का सपना पूरा करके जरूर दिखाना है। तो आप कंटिन्यू मेहनत करिए, बंद कमरे में बैठ के आराम से स्टडी करिए। स्टडी से आसान कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो आज की क्लास को देते हैं यही विराम, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश और जुनून के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।